Friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our new topic, that is arterial blood gas analysis, ABG analysis. Let's begin the class. आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस एक इन्वेस्टिगेशन टेस्ट है जो कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स के अंदर किया जाता है कि उनके अंदर उनकी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस है उसके अंदर जो एसिड बेस बैलेंस होता है अपने, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली लंग्स किडनी इनके द्वारा मेंटेन किया जाता है, वो पूरी तरह से अपना फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, होम्योस्टेसिस है वो कम्प्लीटली मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है, एसिड बेस इम्बेलेंस के चांसेस तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस तो नहीं है। ये सारा कुछ मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइमली एक प्रॉपर टाइम पे हम क्या करते हैं, पेशेंट की आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस का टेस्ट करवाते रहते हैं। तो एबीजी एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सैंपल है वो आर्टीरियल ब्लड सैंपल लिया जाता है। मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड आर्टीरियल ब्लड सैंपलिंग के जो आर्टरी होती है उसको वो होती है रेडियल आर्टरी, सबसे कॉमनली यूज की जाती है। उसके बाद यूज करते हैं तो अल्नार आर्टरी या फिर फ्यूमरल आर्टरी यूज की जाती है, ठीक है। तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए मोस्ट कॉमनली ये क्रिटिकली इल पेशेंट्स के अंदर किया जाता है, आईसीयूज के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ठीक है, कैजुअलिटी इमरजेंसीज के अंदर इसको किया जाता है, ताकि पेशेंट के अंदर जो एसिड बेस इम्बेलेंस हुआ है बॉडी के अंदर उसको मॉनिटर करने के लिए, साथ ही साथ लंग्स और किडनी की फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए एबीजी एनालिसिस है वो टेस्ट करवाया जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो नॉर्मली आर्टीरियल ब्लड सैंपल लेते हैं और कॉमन आर्टरीज होती है वो रेडियल और फीमोरल और अल्नार आर्टरीज होती है। साथ ही साथ ये टेस्ट करवा करके हम ये देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर लंग्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वेंटिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ ये देख सकते हैं कि उसकी किडनी फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है, ब्लड की जो पीएच है उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। तो मोस्ट कॉमनली जो एबीजी एनालिसिस के दौरान हम देखते हैं, तो एक तो देखते हैं ब्लड की पीएच, दूसरा देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और बाइकार्बोनेट आयन। ये चार कंपोनेंट होते हैं एबीजी एनालिसिस के जो मोस्ट कॉमनली एबीजी एनालिसिस के अंदर मॉनिटर किए जाते हैं। इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, कैसे मॉनिटर किए जाते हैं, वो आगे हम इसी क्लास में हम आगे पढ़ते चलेंगे। तो आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, देखिए, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस इज द एसेंशियल पार्ट फॉर डायग्नोसिस एंड मैनेजिंग द पेशेंट ऑक्सीजन स्टेटस और वेंटिलेशन एसिड बेस बैलेंस की जो एबीजी एनालिसिस है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस है, वो क्या है, एक एसेंशियल और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, किस चीज़ का, टू मैनेज द पेशेंट ऑक्सीजन स्टेटस, की पेशेंट के ऑक्सीजन स्टेटस का मैनेजमेंट करने के लिए, पता लगाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एबीजी एनालिसिस में हम क्या टेस्ट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये दोनों मॉनिटर करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन, दोनों चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर मॉनिटर हो रहा है तो हमें इससे पता लगेगा कि पेशेंट के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन स्टेटस कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है। साथ ही साथ हमें ब्लड की पीएच का पता लगेगा। एबीजी एनालिसिस जब भी हम टेस्ट करवाते हैं तो हमें क्या पता लगेगा, पेशेंट की पीएच, ब्लड पीएच का पता लगेगा। तो ब्लड पीएच से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो एसिड है वो ज़्यादा हो रहा है या फिर एल्केलोसिस है वो ज़्यादा हो रहा है। एल्केलोसिस मीन बेस है वो ज़्यादा हो रहा है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है पर्पज, कि क्यों एबीजी एनालिसिस है वो करवाया जाता है। तो सबसे पहला पर्पज तो इसका यही आता है कि हम क्या करते हैं, ब्लड के अंदर नॉर्मली हमारा ब्लड है वो एक बफर का काम करता है। बफर का मीनिंग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बफर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, जिनको पता है, ठीक है, और जिनको नहीं पता वो सुन लीजिएगा। तो बफर का मतलब होता है हमारे ब्लड के अंदर ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है कि वो जरूरत पड़ने पर H+ आयन ले भी सकता है और H+ आयन है वो दे भी सकता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम बफर। और ये जो कैपेबिलिटी है या फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे ब्लड का, वो क्या करता है, हमारी बॉडी की जो पीएच है उसको नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बॉडी के ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 7.35 टू 7.45 इसकी नॉर्मल पीएच होती है। ब्लड वर्क एज ए बफर, ब्लड एक बफर की तरह से काम करता है, तो इस पीएच को मेंटेन करने में वो कैपेबल है और हेल्पफुल होता है अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर डेवलप ना हुआ हो तो, ठीक है। साथ ही साथ एबीजी एनालिसिस करके हम लंग्स और किडनी की डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं कि लंग्स और किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं है, ठीक है, एसिड बेस इम्बेलेंस है वो हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो वेंटिलेटर थेरेपी हम दे रहे हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर थेरेपी दे रहे हैं, पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर हमने रखा है, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है,
उसके बारे में पता लगाने के लिए मोस्ट कॉमन जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है आर्टीरियल ब्लड गेज एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर किया जाता है मोस्ट कॉमनली, आईसीयूज के अंदर, क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट है वो किया जाता है। और इस एबीजी एनालिसिस टॉपिक के ऊपर एम्स नॉरसेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर की जो भी एग्जाम्स हैं, एनएचएम राजस्थान हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो इसरो की हो, ठीक है, तो इन सारी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये वो डे टू डे रूटीन ही हॉस्पिटल में ये यूज़ होने वाले प्रोसीजर्स हैं और जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। तो इसीलिए एम्स है और भी जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, वो क्या करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस अपने रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में डालते हैं। तो इसीलिए आज हमने ये टॉपिक कवर किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है इंडिकेशन कि कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर हमें एबीजी एनालिसिस है वो परफॉर्म करना है। तो एबीजी एनालिसिस जब हम परफॉर्म करें तो वे कौन कौन सी इंडिकेशन है, तो इंडिकेशन है फर्स्ट वन है रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन स्टेटस और वेंटिलेशन, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इम्प्रॉपर हो जाएंगी और इम्बैलेंस हो जाएंगी। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर जाने की चांसेस होते, जाने के पूरे चांसेस होते, पूरी संभावनाएं होती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एबीजी एनालिसिस वो करवाया जाता है। कार्डियक फेलियर में एबीजी एनालिसिस नहीं करवाया जाता है क्योंकि कार्डियक सिस्टम का मेन फंक्शन होता है सर्कुलेटरी का काम करना, ठीक है। सर्कुलेटरी फंक्शन होता है बॉडी तक ऑक्सीजन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना है, ठीक है। तो किडनी और लंग्स दोनों को इम्पैक्ट करती है ये कार्डियक जो फंक्शनिंग होती है। अगर कार्डियक फंक्शनिंग इम्पेयर्ड होगी तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन नहीं होगा और H+ आयंस है वो भी मेंटेन नहीं हो पाएंगे क्योंकि किडनी भी H+ आयन का एक्सक्रिएशन करती है साथ के साथ मेंटेन करने के लिए, और साथ के साथ जो लंग्स है वो भी H+ आयन है वो एक्सक्रिएट करते हैं बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो अगर कार्डियक फेलियर की कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर भी काफ़ी एबीजी एनालिसिस है वो करवाया जाता है ताकि ऑक्सीजन स्टेटस है, पेशेंट की बाइकार्बोनेट लेवल्स का हमें पता लगेगा, साथ के साथ हम क्या कर पाएंगे और किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको देख उसको मॉनिटर कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर है तो मैंने बताया अभी कि किडनी का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉडी की पीएच को मेंटेन करने में। जब हम एसिड बेस बैलेंस टॉपिक कवर करेंगे तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि रीनल सिस्टम का क्या काम होता है एसिड बेस बैलेंस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, साथ ही साथ कार्डियक सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हमारा मेन फोकस है कि एबीजी एनालिसिस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या एबीजी एनालिसिस पे वो पॉइंट जो एग्जामिनर बहुत बार एग्जाम्स में, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन है अपना सेप्सिस और बर्न। तो सेप्सिस और बर्न के सिचुएशन के अंदर भी जो टिश्यूज हैं, ठीक है, उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बर्न के अंदर जो टिश्यूज है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर पोटेशियम आयन है वो एक्सेसिव हो जाता है क्योंकि सेल डैमेज हो गई। तो इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट ऑफ सेल के इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट अमाउंट में जो इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, जो आयन पाया जाता है, वो कौन सा होता है, पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन सा आयन इंट्रासेल्युलर या कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंट्रासेल्युलर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो पोटेशियम हो वो इंट्रासेल्युलर मिलता है और सोडियम हो वो एक्स्ट्रा सेल्युलर मिलता है। और सोडियम क्या करता है, जब भी बॉडी के अंदर सोडियम रिटेंशन होगा तो सोडियम के साथ साथ सोडियम अपने साथ साथ हाइड्रोजन मतलब H2O वाटर का भी रिटेंशन करता है। अगर सोडियम रुक रहा है इसका मतलब डेफिनेटली वाटर का रिटेंशन हो रहा है, और वाटर का रिटेंशन होगा तो क्या होगा, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर फ्लूइड वो बढ़ेगा और टिश्यू एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट वन है पॉइजनिंग के केस के अंदर मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, साथ ही साथ मेटाबॉलिक चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं पॉइजन की वजह से। तो वहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन का जो लेवल है वो अप एंड डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एबीजी एनालिसिस आइडेंटिफाई करते हैं ताकि जो बाइकार्बोनेट आयन है उनको मेंटेन किया जा सके और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बारे में पता लगाया जा सके। नेक्स्ट वन है हमारा कि नॉर्मल जो आर्टीरियल ब्लड गैस की जो वैल्यूज होती हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन नॉर्मल वैल्यूज, हमें डेविएशन का पता कब लगेगा, जब हमें नॉर्मल वैल्यूज के बारे में पता होगा। तो फर्स्ट वन देखिए, लैब टेस्ट में देखिए पीएच है, तो पीएच है वो यहाँ पे पीएच की बात हो रही है, ब्लड की पीएच की बात है। तो ब्लड की पीएच है वो नॉर्मल कितनी होती है, 7.35 टू 7.45 है वो क्या होती है, ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है। और बाइकार्बोनेट आयन, अब बाइकार्बोनेट आयन का मेन रोल होता है
मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के अंदर इसका मेन रोल होता है, रेस्पिरेटरी में इसका रोल कम होता है, ठीक है। तो फोकस करके रखिएगा। बाइकार्बोनेट आयन का जो नॉर्मल लेवल है वो होता है 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 21 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बाइकार्बोनेट आयन का क्या होता है, नॉर्मल लेवल होता है। उसके बाद है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 35 to 45 mm ऑफ Hg, 35 to 45 mm ऑफ Hg, ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है, 80 to 100 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर होता है, वो ऑक्सीजन का नॉर्मल लेवल होता है। अगर इनसे कोई भी डेविएशन हो रहा है तो उस कंडीशन के लिए या उस कंडीशन के अंदर एबीजी एनालिसिस हमारी हेल्प करता है इन चीज़ों को, इनके डेविएशन को आइडेंटिफाई करने में, और अर्ली डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलिसिस के अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए एबीजी एनालिसिस है वो परफॉर्म किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे द्वारा जो भी आज की क्लास है वो आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। नेक्स्ट है इन वीनस ब्लड। आर्टीरियल ब्लड का हमने देख लिया, तो अब वीनस ब्लड के अंदर जो पीएच होती है वो कितनी हो रही है, 7.31 टू 7.41 पीएच होती है। पीएच मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। और पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, 40 to 50 mm ऑफ Hg। ये वीनस ब्लड का है। अगर कोई आपसे पूछे कि वीनस ब्लड की पीएच कितनी होती है तो 7.31 टू 7.41 होती है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 to 50 mm ऑफ Hg वीनस ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो होता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन और साइट फॉर एबीजी सैम्पलिंग। एबीजी सैम्पलिंग के लिए हमें सिलेक्शन ऑफ साइट है वो कैसे चूज करना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन कौन से इसके टर्म एंड कंडीशंस हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब भी एबीजी एनालिसिस करवा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, एबीजी एनालिसिस करवाते हैं तो एबीजी एनालिसिस के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो कौन सा सैंपल लिया जाता है, आर्टीरियल ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमनली जो आर्टरी जो प्रेफर्ड की जाती है, मोस्ट कॉमनली जो आर्टरीज हैं जिनका सिलेक्शन किया जाता है किसके लिए, एबीजी एनालिसिस के लिए, सैम्पलिंग कलेक्शन के लिए जो मोस्ट कॉमन आर्टरीज होती हैं उनका यूज किया जाता है। तो वो आर्टरीज कौन सी है, एक तो है रेडियल आर्टरी जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, फर्स्ट चॉइस है, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी और फेमोरल आर्टरी है, इनका यूज़ किया मोस्ट कॉमनली, इन तीन आर्टरीज का यूज़ किया जाता है एबीजी एनालिसिस के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ इनको याद रखिएगा। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन प्रेफर्ड आर्टरी फॉर एबीजी और सैम्पलिंग ऑफ एबीजी एनालिसिस, दैट इज रेडियल आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ एबीजी सैंपल। अब एबीजी का सैंपल ले रहे हैं, आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए हम सैंपल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें कैसे सैंपलिंग लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइन को चेक करना है और हमें ये देखना है कि पेशेंट की जो वाइटल साइंस है वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन है पेशेंट को तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा बीपी के नॉर्मल होने का, ठीक है। हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम क्या नहीं करेंगे, एबीजी एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें चेक करना है, सेकंड में फंक्शन हमारा होगा कि हमें चेक करना है कि क्या पेशेंट को पहले से कोई आर्टीरियल लाइन तो नहीं डाली हुई, चाहे वो किसी और पर्पज के लिए डाली हुई होगी, ठीक है। एबीजी एनालिसिस के लिए नहीं, किसी और पर्पज के लिए, आर्टीरियल ब्लड गैस एबीजी के लिए नहीं, किसी और पर्पज के लिए अगर कोई आर्टीरियल लाइन डाली हुई है तो हम क्या करेंगे, उसी आर्टीरियल लाइन से एबीजी के लिए सैंपल ले लेंगे, पेशेंट को दोबारा से प्रिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एबीजी एनालिसिस सैंपलिंग है वो थोड़ा सा पेनफुल, ज़्यादा पेनफुल होता है बजाय हमारे जो वीनस ब्लड के सैंपलिंग होती है उससे, ठीक है। और जब भी एबीजी एनालिसिस कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, एबीजी एनालिसिस का सैंपल लेने से पहले हमें कोलेटरल सर्कुलेशन चेक करना होता है, ठीक है। कोलेटरल सर्कुलेशन चेक करने के लिए हमें एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, उस टेस्ट का क्या नाम है, एलन टेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपसे, एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि एबीजी एनालिसिस की सैंपलिंग से पहले कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, या फिर एलन टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है, बिफोर टेकिंग द एबीजी एनालिसिस, सैंपलिंग फॉर एबीजी एनालिसिस टू चेक द कोलेटरल सर्कुलेशन, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड सैंपलिंग लेने से पहले हमें क्या करना है, एलन टेस्ट करना है, ताकि हमें पता लगे कि कोलेटरल सर्कुलेशन है वो कैसा है। अगर कोलेटरल सर्कुलेशन अच्छा है तो हम पर्टिकुलर जहां भी हमने कोलेटरल सर्कुलेशन चेक किया है उस आर्टरी से हम क्या करेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे। अगर कोलेटरल सर्कुलेशन है वो काफ़ी इम्पेयर्ड है तो उस कंडीशन के अंदर हम उस आर्टरी से सैंपल नहीं लेंगे, कोई दूसरी आर्टरी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अब आइए हम देखते हैं एलन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो एलन टेस्ट में क्या होता है कि एलन टेस्ट है वो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म किया जाता है एबीजी एनालिसिस सैंपलिंग, एबीजी एनालिसिस के लिए जो सैंपल लिया जाता है उससे पहले हमें
सर्कुलेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, एलन टेस्ट किया जाता है। मोस्ट कॉमन एलन टेस्ट का पर्पज क्या है, एलन टेस्ट करने का पर्पज यही है कि हमें कोलेटरल सर्कुलेशन है वो चेक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, अब इसमें क्या करना है, कोलेटरल सर्कुलेशन जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, मोस्ट कॉमनली प्रिफर्ड आर्टरी कौन सी थी, रेडियल आर्टरी थी। ठीक है, तो अभी इस इमेज में देखिएगा आप, यहाँ पे हमें सेकंड वन फंक्शन हमें क्या मतलब सेकंड हमें क्या करना है, हमें रेडियल और अल्नार आर्टरी दोनों को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हमें क्या कर देना है, कंप्रेस कर देना। अब कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रेडियल आर्टरी जाके जुड़ती बनाती है पाल्मर आर्च, और अल्नार आर्टरी भी आकर के पाल्मर आर्च के साथ जुड़ रही है। अब पाल्मर आर्च के पास ब्लड नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाइटिश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाएगा, साइनोसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाइपोक्सीमिया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन नीला पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली अल्नार आर्टरी और रेडियल आर्टरी के ऊपर प्रेशर लगा लेना है बराबर, दोनों को एक साथ हमें ब्लॉक कर देना है, ताकि अब इससे ब्लॉक कर दिया, रेडियल आर्टरी को आपने ब्लॉक कर दिया और अल्नार आर्टरी को आपने ब्लॉक कर दिया। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पाम के ऊपर पेशेंट की जो पाम है उसमें ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो रही है। ठीक है, और ना ही वहाँ से वेनस ड्रेनेज हो पाएगा प्रॉपरली। तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, चेक करना है व्हाइटिश जो कलर डिस्कलरेशन होगा उसके बारे में हमें चेक करना है। जैसे ही हम पेशेंट की आर्टरीज को साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें पेशेंट को बोलना है कि आप अपने हाथों को बंद करो और खोलो, जैसा कि मैं करके दिखा रहा हूँ। ऐसे उनको बोलना है कि आप अपने हाथों को बंद करो और खोलते रहो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बोलना है हमें पेशेंट को कि हमें आप अपने रिपीटेडली आप अपने हैंड्स को ओपन एंड क्लोज करते रहो। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्नार आर्टरी के ऊपर से प्रेशर को क्या करना है, रिलीज करना है, और रेडियल आर्टरी को हमें कंप्रेस करके रखना है। हमें क्या करना है, दोनों आर्टरी में हमें क्या करना है, अल्नार आर्टरी को छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अल्नार आर्टरी को छोड़ेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ का जो डिस्कलरेशन हुआ था जब हमने दोनों को कंप्रेस कर रखा था, तब यहाँ पे जो डिस्कलरेशन हुआ था वो अल्नार आर्टरी का प्रेशर रिलीज करने के बाद वो डिस्कलरेशन रिजोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर रिजोल्व हुआ है तो हमारा एलन टेस्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हम रेडियल आर्टरी का सिलेक्शन कर सकते हैं एबीजी एनालिसिस के सैंपलिंग के दौरान। और अगर रिजोल्व नहीं हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर हमें रेडियल आर्टरी का सिलेक्शन नहीं करना है, कोई दूसरी आर्टरी ही प्रिफर करनी पड़ेगी। क्यों प्रिफर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पाल्मर आर्च के अंदर जो कोलेटरल सर्कुलेशन बना हुआ है वो काफ़ी इम्पेयर्ड है, चाहे वो किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से हो सकता होगा। ठीक है, वो काफ़ी इम्पेयर्ड है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें रेडियल आर्टरी का सिलेक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्टिल, जैसे आपने प्रेस करके रखा, आपने प्रेस करके देखा, प्रेस करके साइमल्टेनियसली रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी को प्रेस किया। उसके बाद आपने क्या किया, पेशेंट को बोला आप अपने रिपीटेडली अपने हैंड्स को ओपन एंड क्लोज कीजिए। उसके बाद आपने अल्नार आर्टरी के ऊपर से जो प्रेशर है उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, देखो जैसे ही दोनों को कंप्रेस कर रखा है तो क्या हुआ, व्हाइटिश होने शुरू हो गया। ठीक है, और जैसे ही एक का रिलीज किया, आपने अल्नार आर्टरी को छोड़ा तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो वापस से रेडनेस होना शुरू हो गया, मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो वापस से हो गया, और यहाँ की रेडनेस है वो धीरे, जो व्हाइट हुआ था, ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ था, वो क्या हो रहा था, जो व्हाइटिश हुआ था, ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ था दोनों आर्टरीज को कंप्रेस करने से, वो व्हाइटिश डिस्कलरेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिजोल्व हो रहा है। इसका मतलब आर्टरीज के अंदर क्या है, कोलेटरल सर्कुलेशन अच्छा खासा है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, आर्टरी के अंदर जो कोलेटरल सर्कुलेशन वो अच्छा खासा है, अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब अगर इजीली रिजोल्व हो गया ये जो व्हाइटिश डिस्कलरेशन था, तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो रेडियल आर्टरी है उसको सैंपल कलेक्शन के लिए हम प्रिफर्ड करेंगे, उसी आर्टरी से हम सैंपल ले लेंगे। अगर नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है, दूसरी आर्टरी का सिलेक्शन करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक हाथ में हमें ये मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे हाथ में चेक करो। एक हाथ में मान लीजिए कोलेटरल सर्कुलेशन इम्पेयर्ड था, और अब हमने क्या किया, उस हाथ को छोड़ दिया, हम दूसरे हाथ में देखेंगे। अगर दोनों आर्म के अंदर अगर कोलेटरल सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है तो हमें आर्म से ब्लड नहीं निकालना है, आर्म की रेडियल आर्टरीज को हमें पंचर नहीं करना है सैम्पलिंग कलेक्शन के लिए, वरना हो सकता है कि आगे पेशेंट को दिक्कत हो, पेशेंट के आगे जो ब्लड सप्लाई हो रही है पाल्मर आर्टरी की वो इम्पेयर्ड होगी, और जो हैंड्स है उनके ऊपर उनके अंदर हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप सैंपल कलेक्ट कर लोगे उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो प्रोसीजर हमने किया है एलन टेस्ट का, उसको हमें क्या करना है, रिकॉर्ड कर देना है पेशेंट के रिकॉर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट वन है, जब भी हम ये एलन टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल निकालेंगे। ठीक है, एलन टेस्ट परफॉर्म कर लिया, हमने देख लिया कि भाई हम मान लेते हैं, कंडीशन लेकर के चलते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं कि रेडियल आर्टरी है वो अच्छी है, प्रिफर्ड है, अल्नार आर्टरी को जैसे ही रिलीज किया
जो भी वाइटिस डिस्कलरेशन था पाम का, वो सारा पाल्मर आर्च का, वो बहुत इजीली इमीडिएटली वो क्या हो गया, रिजोल्व हो गया। तो हम क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी से ब्लड को सैंपलिंग लेना शुरू करेंगे। तो जब हम रेडियल आर्टरी से सैंपलिंग ले रहे हैं, हमने सिनेरियो बना लिया कि अब हम रेडियल आर्टरी, कोलेटरल सर्कुलेशन अच्छा है, हम रेडियल आर्टरी सामने रेडियल आर्टरी का सिलेक्शन कर लिया। किस लिए कर लिया, एबीजी एनालिसिस के सैंपल कलेक्शन के लिए। तो अब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो रेडियल आर्टरी को हम पंक्चर करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है, जब भी आप रेडियल आर्टरी से एबीजी एनालिसिस का सैंपल ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी आर्टरी से ले रहे होंगे, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हिपेरिनाइज सिरिंज, एक सिरिंज जिसके अंदर थोड़ा सा हिपेरिन होना चाहिए, मतलब उसको हिपेरिन से वॉश होनी चाहिए वो सिरिंज, हिपेरिनाइज सिरिंज का ही यूज करना है। ध्यान रखने की बात है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एबीजी एनालिसिस के दौरान, एबीजी एनालिसिस के सैंपल कलेक्शन के दौरान किस प्रकार की सिरिंज का यूज किया जाता है। तो हमें क्या करना है, हिपेरिनाइज सिरिंज का ही यूज करना है, ठीक है। और हमें ये कोशिश करनी है कि हम जब ब्लड निकालें तो उस समय हमें कोशिश करनी है कि हमें एयर, सिरिंज के अंदर एयर नहीं आनी चाहिए। अगर एयर आई तो हो सकता है कि वो हमारी जो ब्लड गैसेज थी, जो आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो गैसेज थी, या जो ब्लड की, जो पेशेंट की बॉडी के अंदर जो गैसेज थी, पेशेंट की बॉडी के अंदर जो लेवल था आर्टीरियल ब्लड गैसेज का, वो इम्पेयर्ड होगा। क्योंकि हवा के अंदर वैसे ही बहुत सारी गैस है, उसका मिक्सचर होती है हवा के अंदर, ठीक है, मिक्सचर होता है हवा के अंदर, तो वो हो सकता है हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए जो, और जो एबीजी का जो रिजल्ट है उसमें अल्ट्रेशन कॉज कर दे। जैसे ही आपने सैंपल लिया, हिपेरिनाइज सिरिंज से आपने सैंपल ले लिया, और आपने अच्छे से सैंपल लेकर के आपने क्या किया, सिरिंज में एयर भी नहीं आई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सैंपल लेने के बाद हमें क्या करना है, जो भी रेडियल आर्टरी थी उसके ऊपर हमें क्या करना है, कंप्रेस करके रखना है। 5 से 10 मिनट तक हमें प्रेशर लगा करके रखना है। क्यों लगा के रखना है, क्योंकि हमने जब हम फर्स्ट ईयर की नर्सिंग के फर्स्ट ईयर्स में थे, तो उस कंडीशन में उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है बजाय वेन के। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर को जल्दी रिलीज करेंगे तो जो ब्लीडिंग है वो होने के चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, 5 से 10 मिनट तक हमें क्या करना है, जो आर्टरी है उसको कंप्रेस करके रखना है, ठीक है। रेडियल आर्टरी के ऊपर प्रेशर हमें रखना है। उसके बाद क्या करना है, 5 से 10 मिनट तक हमने रेडियल आर्टरी है, जो जिस भी आर्टरी से हमने सैंपल लिया वहाँ पे हमें क्या करना है, कंप्रेस करके रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एबीजी का हमने सैंपल लिया था हिपेरिनाइज सिरिंज के अंदर, जिसमें एयर भी हमने नहीं डाली, ठीक है, उस सैंपल को हमें क्या करना है, इमीडिएटली लेबोरेटरी में भेज देना है, जहाँ पर एबीजी का एनालिसिस होगा, टेस्ट का एनालिसिस होगा, वहाँ पर हमें इमीडिएटली सेंड करना है। और जब भी हम एबीजी एनालिसिस का सैंपल सेंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक आइस पैक कंटेनर होगा जिसके अंदर बर्फ होंगी, उसी के अंदर रख करके हम भेजेंगे। क्योंकि अगर जैसे ही सिरिंज क्या करती है, जैसे ही आप अगर ऐसे लेके जाओगे, नॉर्मल कंडीशंस में लेके जाओगे, तो क्या होगा, सिरिंज क्या करेगी, बाहर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके अंदर ब्लड को हीट करेगी, और ब्लड को हीट करेगी तो हो सकता है कि जो ब्लड गैसेज का जो लेवल था पेशेंट की बॉडी के अंदर, या जो हमने पेशेंट का सैंपल लिया, उस सैंपल के अंदर जो ब्लड गैस का था लेवल था, वो क्या हो जाएगा, बाहर से जो हीट एब्जॉर्ब की है सिरिंज ने, उसकी वजह से क्या होने के चांसेज है, वो अल्टर्ड होने के चांसेज है, और रिजल्ट है वो अच्छे से और सही नहीं आएंगे। और हम प्रॉपरली हम पेशेंट की जो कंडीशन है उसको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट। आपने सैंपल भेज दिया आइस पैक कंटेनर। ध्यान रखने की बात है, जब भी हम एबीजी एनालिसिस के लिए सैंपल भेज रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, एक आइस पैक कंटेनर का ही यूज करना है, ताकि अल्ट्रेशन रिजल्ट के अंदर कोई भी अल्ट्रेशन ना आए। साथ के साथ जब यहाँ से सैंपल लिया उसे 5 से 10 मिनट तक हमें प्रेस करके रखना है, ठीक है, हिपेरिन सिरिंज का यूज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। और ये जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे इस क्लास में कवर किए वो सारे पॉइंट क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनर यहाँ से बहुत क्वेश्चंस निकाल करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इस क्लास का इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट की। एबीजी एनालिसिस की जो रिपोर्ट है उसका इंटरप्रिटेशन है। तो देखिए इंटरप्रिटेशन करके देखते हैं। अगर पीएच डिक्रीज हो रही है, ठीक है, पीएच डिक्रीज हो रही है, तो देखो पीएच की एक स्केल है, 0 से लेकर के 14 तक की एक स्केल बना रखी है। 7 पे रखा गया है न्यूट्रल, 7 पे रखा गया न्यूट्रल, और 7 से कम है वो एसिड है, और जो 7 से ज्यादा है वो क्या हो रहा है, एल्केलोसिस है, ठीक है, वो एल्केलाइन है। एसिड और बेस को यहाँ पे हम बोलेंगे एल्केलाइन, ठीक है। तो देखिए अब पीएच है वो डिक्रीज हो रही है, 7 से कम हो रही है, तो इसका मतलब है ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, एसिड बढ़ रहा है, ठीक है, एसिड बढ़ रहा है। एसिड बढ़ रहा है तो H+ आयन है वो क्या होंगे, पीएच कम हो गई, पीएच डिक्रीज तो H+ आयन बढ़ गए। H+ आयन क्या, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है।
तो pH डिक्रीज, H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट न्यूट्रल, बाइकार्बोनेट क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, और CO2 बढ़ रही है, CO2 बढ़ रही है, H प्लस आयन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि एसिड बढ़ रहा है, और pH है वो कम हो रही है, pH 7 से कम हो रही है, इसका मतलब वो किधर जा रही है, एसिड की तरफ जा रही है। तो ये कंडीशन तो एसिड की है, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि बाइकार्बोनेट आयन अगर नॉर्मल है तो डेफिनेटली है कि कंडीशन है वो मेटाबॉलिक तो नहीं है। अब कंडीशन कौन सी हो गई, रेस्पिरेटरी हो गई है, ठीक है। ध्यान रखने की बात है, बाइकार्बोनेट और CO2 इन दोनों को आपको पॉइंट आउट करके चलना है। अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल या नियर टू नॉर्मल है तो डेफिनेट है कि कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और अगर बाइकार्बोनेट आयन के अंदर अल्ट्रेशन हो रहा है और CO2 नॉर्मल की तरफ है, इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है pH कम हो रही है, इसका मतलब एसिड बन रहा है, H प्लस आयन बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली एसिड बढ़ रहा है, बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल है, इसका मतलब है कि कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी है, ना कि मेटाबॉलिक है। हो गया, एलिमिनेशन कर रहे हैं हम, देखो ठीक है। हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, जरूरी नहीं है हमें क्वेश्चन डायरेक्ट लिया है, हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक टेक्निक होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, एलिमिनेशन टेक्निक। कई बार आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता, लेकिन आपको ये पता होता है 4 ऑप्शन में से कि यार ये 3 ऑप्शन तो नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आपको रीजनल आंसर पता होता है कि ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं है, तो बचा चौथा ऑप्शन, वो डेफिनेटली राइट आंसर होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, CO2 बढ़ रही है, CO2 बढ़ रही है, H प्लस आयन बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिड बढ़ रहा है, और pH क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली एसिड बढ़ रहा है। बाइकार्बोनेट कम है, इसका मतलब डेफिनेटली जो कंडीशन है वो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी है, तो एसिड है तो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर एसिड बेस बैलेंस के मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ABG रिपोर्ट को रीड करना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं pH डिक्रीज है, pH डिक्रीज है मतलब pH 7 से कम हो रही है। उसके बाद क्या, H प्लस आयन, pH डिक्रीज है, H प्लस आयन बढ़ रहे हैं, और बाइकार्बोनेट आयन वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर, और CO2 क्या है, नॉर्मल है, CO2 नॉर्मल है, इसका मतलब है कि जो कंडीशन है वो रिलेटेड टू किससे, मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। अब बाइकार्बोनेट आयन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है बाइकार्बोनेट आयन है वो एल्केलोसिस को इंडिकेट करते हैं, अगर कम हो रहे हैं तो एसिड में है, और बाइकार्बोनेट आयन अगर बढ़ रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, एल्केलोसिस की तरफ जा रहे हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कंडीशन हमें नोटिफाई कर रही है, कंडीशन हमें नोटिस करा रही है कि यहाँ पर कंडीशन है वो रिलेटेड टू मेटाबॉलिक है और एसिड बढ़ रहा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है। नेक्स्ट वन है pH है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, pH बढ़ रही है, pH बढ़ रही है, इसका मतलब 7 से ज़्यादा जा रही है, डेफिनेटली एल्केलोसिस है। H प्लस आयन है वो कम हो रहे हैं, बिल्कुल, परसेंटेज ऑफ H प्लस आयन है वो एसिड कहलाएगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ H प्लस आयन होगा वो एसिड होगा, और जितना कम होगा वो एल्केलोसिस। तो यहाँ पे H प्लस आयन है वो क्या हो रहा है, कम है, pH बढ़ रही है, एल्केलोसिस, H प्लस आयन है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसका मतलब एल्केलोसिस है, और बाइकार्बोनेट आयन वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ तक हम देखें तो इस तीनों पॉइंट्स को देखें तो हमें कंडीशन है वो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस बता रही है। लेकिन नेक्स्ट वन पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं कि जो CO2 का जो लेवल है वो क्या है, नॉर्मल है, नियर टू नॉर्मल या नॉर्मल है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है रिलेटेड टू मेटाबॉलिक है। तो यहाँ पर H प्लस आयन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एल्केलोसिस है, तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो गया। नेक्स्ट है लास्ट वन पॉइंट, pH है वो बढ़ रही है, pH बढ़ रही है, डेफिनेटली एल्केलोसिस है, H प्लस आयन कम हो रहे हैं, एल्केलोसिस को डिनोट कर रहे हैं। बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल है, नॉर्मल बाइकार्बोनेट नॉर्मल, इसका मतलब कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, CO2 है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, CO2 डिक्रीज हो रही है, CO2 बढ़ रही है तो बढ़ रही थी तब तो एसिड था, लेकिन CO2 डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या है, एल्केलोसिस हो रहा है। और बाइकार्बोनेट नॉर्मल, CO2 डिक्रीज है, एल्केलोसिस है, और बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, इसका मतलब है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, मेटाबॉलिक से रिलेटेड नहीं है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। तो ये सारा इंटरप्रिटेशन है, ये इस चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ABG रिपोर्ट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी डिटेल के साथ जब भी हम एसिड बेस बैलेंस का टॉपिक कवर करेंगे तो हम उसको और अच्छे से और डिटेल्स के साथ हम इसको पढ़ेंगे। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्लास है वो समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही क्लास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल क्लासेज हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।